प्रीतनगर के राजा सोनभद्र एक दिन वन्य प्राणियों का शिकार खेलने के लिए घने जंगल में निकल पड़े। शिकार की तलाश में चलते चलते वे जंगल के अत्यंत सुदूर हिस्से तक जा पहुंचे। अचानक मौसम ने करवट ली और भीषण आंधी तूफान ने चारों ओर अंधकार फैला दिया। इस घोर विपत्ति में राजा के सिपाही और साथी उनसे बिछड़ गए। संध्या का समय निकट आते आते राजा को चिंता सताने लगी, परंतु वे अब तक रास्ता भटक चुके थे। इस विषम परिस्थिति में वापस लौटना असंभव था और वह जंगल जंगली जानवरों से भरपूर था। विवश होकर राजा ने रात जंगल में ही बिताने का निश्चय किया और एक सुरक्षित आश्रय की खोज में निकल पड़े। काफी समय तक भटकने के बाद उन्हें कहीं दूर से धुएं का गुब्बार उठता दिखाई दिया। उस दिशा में बढ़ते हुए राजा को एक साधारण सी झोपड़ी नजर आई। दरवाजे पर दस्तक देकर और आवाज लगाकर राजा ने निवेदन किया, मैं एक मुसाफिर हूं। बाहर का मौसम बेहद खराब है। मुझे सिर छुपाने के लिए आसरा चाहिए। कुछ ही देर में झोपड़ी का दरवाजा खुला और एक वृद्ध व्यक्ति बाहर आया। उसने राजा को आदरपूर्वक भीतर आमंत्रित किया। वह वृद्ध अपनी युवा और अत्यंत सुंदर बेटी के साथ जंगल में रहता था। वृद्ध लकड़ियां काटकर नगर में बेचता और इसी से उनकी जीविका चलती थी। वृद्ध की बेटी ने राजा के लिए अत्यंत सरल लेकिन स्वादिष्ट भोजन तैयार किया। भोजन के उपरांत राजा के लिए आरामदायक बिस्तर का प्रबंध किया गया। उस रात बाप बेटी ने राजा की भरपूर सेवा सत्कार किया। सुबह होते ही राजा ने उनका धन्यवाद किया और अपने महल लौट आए। लेकिन महल लौटने के पश्चात भी राजा के हृदय में उस वृद्ध लकड़हारे की सुंदर और गुणवान बेटी की छवि बसी रही। उसने एक अजनबी को अपनी सहृदयता से शरण दी थी और ये बात राजा के मन को छू गई। इसी दौरान राजा की शादी मंत्री की बेटी से तय हो चुकी थी, जो कि अत्यंत घमंडी और धूर्त स्वभाव की थी। राजा ने मंत्री की बेटी से विवाह करने से साफ इनकार कर दिया। इसके विपरीत उन्होंने यह निश्चय किया कि वे उस लकड़हारे की बेटी को ही अपनी रानी बनाएंगे। अंततः राजा ने उस वृद्ध लकड़हारे की बेटी से विवाह कर लिया और इस प्रकार उनका जीवन प्रेम और सादगी की अनुपम मिसाल बन गया। राजा के वफादार मंत्री के मन में एक गहरी व्यथा जन्म ले चुकी थी। अपनी असफल महत्वाकांक्षाओं को साकार करने की तलाश में उसने अवसरों की टोह लेना शुरू कर दिया। उधर राजा अपनी रानी के साथ सुखद जीवन व्यतीत कर रहा था। समय की धारा में बहते हुए 1 वर्ष के उपरांत उनके घर में एक कन्या ने जन्म लिया। दूसरे वर्ष भी एक और पुत्री का जन्म हुआ। इस प्रकार अब राजा 2 बेटियों के पिता बन चुके थे। एक दिन मंत्री ने उपयुक्त क्षण का लाभ उठाते हुए राजा से कहा, महाराज, राज्य संचालन और उत्तराधिकारी के लिए एक पुत्र का होना अनिवार्य है। मेरी विनम्र राय है कि आपको दूसरी शादी कर लेनी चाहिए ताकि पुत्र की प्राप्ति हो सके। लेकिन राजा ने इस प्रस्ताव को सख्ती से नकार दिया। मंत्री ने जब यह देखा कि राजा तक उसकी बेटी के विवाह का हर मार्ग अवरुद्ध हो चुका है, तो उसने कुटिलता की राह पकड़ ली। उसने धीरे धीरे सेनापति और अन्य मंत्रियों को अपने षड्यंत्र में सम्मिलित कर लिया। फिर एक काले दिन उसने धोखे से रानी के कक्ष में एक विषधर सांप छोड़ दिया। सर्पदंश के कारण रानी की मृत्यु हो गई। रानी के निधन के बाद भी राजा ने दूसरी शादी करने का विचार नहीं किया। इस पर मंत्री ने अपनी नीचता की पराकाष्ठा पार करते हुए रसोइयों के साथ षड्यंत्र रच डाला। राजा के भोजन में विष मिलाया गया और इस प्रकार राजा की भी मृत्यु हो गई। मंत्री ने इसके पश्चात राजगद्दी पर कब्जा कर लिया। राजा की एक पुरानी और निष्ठावान दासी इस पूरे घटनाक्रम की साक्षी बनी हुई थी। उसने समझ लिया कि मंत्री जल्द ही राजकुमारियों को भी खत्म कर देगा। अतः वह रात्रि के घोर अंधकार में दोनों राजकुमारियों को लेकर कहीं दूर निकल गई। इस प्रकार प्रजा को एक दयालु राजा की जगह लालची और क्रूर शासक मिला। दासी उन बच्चियों को लेकर जंगल के एक कोने में बस गई और उनका पालन पोषण करने लगी। समय अपनी गति से चलता रहा और अब वे दोनों कन्याएं युवावस्था में प्रवेश कर चुकी थी। इसी दौरान एक दिन दासी घोर बीमारी की चपेट में आ गई। जब उसने मृत्यु को निकट पाया तो उसने दोनों कन्याओं को पास बुलाकर सच्चाई उजागर की। उसने बताया कि वे दोनों असल में राजकुमारियां हैं और उनके माता पिता के साथ क्या अन्याय हुआ था। यह सुनकर दोनों लड़कियां गहरे शोक में डूब गईं। कुछ समय बाद दासी ने प्राण त्याग दिए।
अब वे दोनों बिल्कुल अकेली थी। अपनी असहायता के क्षणों में वे माता पिता को याद करती और आंसू बहाती। एक दिन की बात है, एक राजकुमार जंगल में शिकार करने आया। उसके साथ मंत्री का पुत्र भी था। राजकुमार ने जंगल में 2 तीतरों का शिकार किया और अपने मित्र से उनका मांस पकाने के लिए कहा। राजकुमार स्वयं एक घने वृक्ष के नीचे विश्राम करने चला गया। मंत्री का बेटा आग जलाकर तीतरों का मांस पका रहा था। तभी उसकी दृष्टि सामने एक झोपड़ी पर पड़ी। झोपड़ी के पास एक अत्यंत सुंदर युवती खड़ी थी जो उसे विस्मय से देख रही थी। जब मंत्री के पुत्र ने उस कन्या को देखा तो वह विस्मित रह गया कि इस निर्जन जंगल में इतनी सुंदर स्त्री कहां से आ गई। वह उस कन्या के समीप पहुंचा और स्वयं के विषय में विस्तार से जानकारी दी। इतने में जलने की तीव्र गंध ने उनका ध्यान खींचा। मंत्री का पुत्र तुरंत वापस लौटा और पाया कि वह मांस जो वह पका रहा था पूरी तरह जल चुका था। उसकी बेचैनी बढ़ गई। इस पर वह कन्या मुस्कुराते हुए बोली, हटो, मैं तुम्हारे लिए यह तीतर पकाकर देती हूँ। उसने मांस को सावधानी पूर्वक पकाया और मंत्री के पुत्र को सौंप दिया। इस दौरान राजकुमार, जो लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहा था, सोचने लगा कि उसका मित्र इतनी देर क्यों लगा रहा है। पहले तो वह कभी इतना समय नहीं लगाता था। जब मंत्री का पुत्र पका हुआ मांस लेकर वापस आया तो राजकुमार ने जैसे ही उसे चखा, वह चकित रह गया। उसने पूछा, आज तुमने इतना स्वादिष्ट भोजन कैसे तैयार कर लिया? पहले तो तुम्हारे हाथ में ऐसा स्वाद कभी नहीं था। तब मंत्री के पुत्र ने बताया, यहां से थोड़ी ही दूरी पर एक झोपड़ी है जहां एक अद्वितीय रूपवती कन्या निवास करती है। उसी ने यह मांस पकाया है, क्योंकि मैं तो केवल उसे निहारता ही रह गया। दूसरी ओर छोटी राजकुमारी, जो नदी के तट पर वस्त्र धोने गई हुई थी, जब अपनी झोपड़ी में वापस आई तो बड़ी बहन ने उसे सारा किस्सा सुनाया। उसने बताया कि मंत्री का पुत्र कैसे उसे देखता ही रह गया। यह सुनकर छोटी बहन बोली, तुम देखना, अब वह अवश्य राजकुमार को लेकर लौटेगा और तुम इतनी सुंदर हो कि राजकुमार तुम्हें अवश्य पसंद करेगा। तुम उसके साथ चली जाना और उससे विवाह कर लेना, लेकिन मेरे बारे में उसे मत बताना। बड़ी राजकुमारी ने उसकी बातों को ध्यान से सुना और कहा, नहीं, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। छोटी बहन ने उसे समझाते हुए कहा, देखो बहन, मैं भी तुम्हारे पीछे ही आऊंगी, लेकिन हमारा ये रिश्ता अब इस दुनिया के सामने प्रकट नहीं होना चाहिए। ये कहकर वह बाहर चली गई। जब वह झोपड़ी में वापस लौटी तो उसके हाथों में छोटे छोटे सफेद फूल थे। उसने वे फूल अपनी बड़ी बहन को देते हुए कहा, जब राजकुमार तुम्हें लेकर जाएगा तो ये फूल एक एक करके मार्ग में गिराती रहना। मैं इन फूलों का अनुसरण करते हुए तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगी। सारी बात समझाने के बाद छोटी बहन झोपड़ी से बाहर निकली और एक वृक्ष के पीछे छिप गई। इसी दौरान राजकुमार अपने मित्र मंत्री के पुत्र के साथ वहां आ पहुंचा। जैसे ही उसकी दृष्टि बड़ी राजकुमारी पर पड़ी, वह तुरंत ही उसके सौंदर्य पर मोहित हो गया और उसके प्रति प्रेम भाव से भर गया। राजकुमार ने उससे पूछा, आप इस सुनसान जंगल में अकेली क्यों रहती हैं? राजकुमारी ने अपनी छोटी बहन द्वारा समझाई गई बातों को ध्यान में रखते हुए कहा, मैं यहाँ अपने माता पिता के साथ रहती थी। मेरी माता का पहले ही निधन हो चुका था और मेरे पिता एक साधारण लकड़हारे थे। वे जंगल से लकड़ियां काटकर उन्हें बेचते थे, जिससे हमारा जीवन यापन होता था। परंतु कुछ समय पहले ही मेरे पिता भी स्वर्गवासी हो गए। अब इस संसार में मेरा कोई सहारा नहीं है। इसी कारण मैं यहाँ अकेली निवास करती हूँ। राजकुमार ने यह सुनते ही अपने मन की बात कह डाली। उसने राजकुमारी को विवाह का प्रस्ताव दिया और आग्रह किया कि वह उसके साथ चले। राजकुमारी ने उसके प्रस्ताव को सहर्ष स्वीकार कर लिया। विदा होते समय राजकुमारी ने एक छोटी गठरी उठाई जिसमें सफेद फूल रखे थे। राजकुमार ने उसे अपने साथ घोड़े पर बिठाया और वे महल की ओर प्रस्थान करने लगे। रास्ते में बड़ी राजकुमारी सावधानी पूर्वक उन सफेद फूलों को एक एक कर गिराती जा रही थी। दूसरी ओर छोटी बहन पेड़ की आड़ से बाहर निकली और उन फूलों के निशान का अनुसरण करने लगी। राजकुमार जब बड़ी बहन को लेकर महल पहुंचा तो उसने अपने माता पिता के समक्ष पूरी घटना का ब्यौरा दिया और यह भी कहा कि वह इस कन्या से प्रेम करता है तथा उससे विवाह करना चाहता है। असल में राजकुमार की पहले से एक पत्नी थी जो अत्यंत घमंडी
और अहंकारी स्वभाव की थी। उसकी मां भी उसी के साथ महल में रहती थी। वह अब तक राजकुमार को कोई संतान नहीं दे पाई थी। शायद यही कारण था कि राजकुमार ने दूसरी शादी करने का निर्णय लिया। जब पहली पत्नी और उसकी मां को यह बात पता चली कि राजकुमार दूसरी शादी करने जा रहा है, तो वे अत्यंत क्रोधित हो उठी। परंतु वे जानती थी कि राजकुमार जो ठान लेता है वह उसे अवश्य पूरा करता है। इसीलिए उन्होंने बनावटी खुशी दिखाते हुए कहा, यह तो बड़े आनंद की बात है। अब हम सौतन नहीं बल्कि बहनों की तरह साथ रहेंगे। जब राजकुमार की पहली पत्नी ने विवाह का विरोध नहीं किया, तो अन्य सभी लोग भी इस विवाह के लिए सहमत हो गए। दूसरी ओर छोटी बहन उन सफेद फूलों का अनुसरण करते करते नगर पहुंच चुकी थी। नगर में हर तरफ उत्सव का माहौल छाया हुआ था। उसने एक वृद्धा से पूछा, अम्मा, ये रौनक किस खुशी में है? वृद्धा ने उत्तर दिया, हमारे राजकुमार जंगल से एक अति रूपवती कन्या को लाए हैं और आज उनसे विवाह करने जा रहे हैं। इसी उपलक्ष्य में पूरे नगर में आनंदोत्सव हो रहा है। छोटी बहन ने विनम्रता पूर्वक पूछा, अम्मा, क्या मुझे यहाँ कोई काम मिल सकता है? मैं गांव से आई हूँ। मेरे माता पिता अब नहीं रहे और मेरे पास कोई ठिकाना भी नहीं है। बूढ़ी औरत ने कहा, काम तो तुम्हें मिल सकता है, क्योंकि महल में इन दिनों बहुत सारा कार्य है। मैं भी वहीं जा रही हूँ। उस वृद्धा की एक बेटी थी जो कुछ समय पहले बीमारी के कारण स्वर्ग सिधार चुकी थी। उसने छोटी राजकुमारी की ओर स्नेह भरी दृष्टि से देखा और कहा, तुम्हें देखकर मेरी बेटी की याद आ रही है। तुम चाहो तो मेरी बेटी बनकर मेरे ही घर में रह सकती हो। दरअसल वह वृद्धा अपने जवानी के दिनों में महल में नौकरानी का कार्य करती थी, परंतु अब बुढ़ापे के कारण वह काम छोड़ चुकी थी। राजकुमारी ने विनम्रता से कहा, ठीक है अम्मा, मैं आपके घर में रह लूंगी, लेकिन मुझे काम करना है। क्या आप महल में मेरे लिए कोई काम दिलवा सकती हैं? बूढ़ी औरत ने उसे अपने साथ महल की ओर चलने के लिए कहा। महल में चारों ओर उत्सव का माहौल था। जब वे महल पहुंची तो सामने से राजकुमार की पहली पत्नी आती हुई दिखाई दी। वह उस बूढ़ी औरत को भली भांति पहचानती थी। वृद्धा ने उसे प्रणाम किया और कहा, यह मेरी भांजी है, आज ही गांव से आई है। इसके माता पिता अब इस संसार में नहीं है। मेरी आपसे विनती है कि इसे महल में दासी के रूप में स्थान दे दे। राजकुमार की पहली पत्नी ने छोटी बहन को बारीकी से देखा, फिर उसे अपने साथ अपने कक्ष में ले गई। उसने कहा, सुनो लड़की, तुम इतनी दूर गांव से यहाँ काम करने आई हो। मुझे लगता है कि तुम्हें धन की आवश्यकता होगी ताकि तुम्हारी गरीबी मिट सके। अगर तुम मेरी खास नौकरानी बनकर काम करोगी और मेरे कहे अनुसार चलोगी तो मैं तुम्हें बहुत सारा धन दूंगी। यहाँ महल में बाकी दासियां पुरानी है और वे मेरा साथ नहीं देती। तुमसे मुझे उम्मीद है। बोलो, क्या तुम्हें यह स्वीकार है? छोटी बहन को यह समझने में देर नहीं लगी कि यह राजकुमार की पहली पत्नी है और उसकी बातों से किसी गहरी चाल की बू आ रही थी। परिस्थिति को भांपते हुए उसने तुरंत जवाब दिया, रानी जी, मैं आपकी हर बात मानूंगी। उसकी बात सुनकर पहली पत्नी मुस्कुराई और बोली, अभी तो मैं रानी नहीं हूं, जब राजकुमार राजा बनेगा तब मैं रानी बनूंगी। छोटी बहन ने जवाब दिया, आप चिंता मत करें, ईश्वर की कृपा से आप जल्द ही रानी बन जाएंगी। ये सुनकर पहली पत्नी ने कहा, तुम तो बहुत काम की लगती हो। आज से ही मेरे लिए काम करना शुरू कर दो और मेरे कहे अनुसार चलो। छोटी बहन ने विनम्रता से कहा, आप निश्चिंत रहे, मैं अपना हर कार्य पूरी लगन और मुस्तैदी से करूंगी। इसके बाद वे दोनों बड़ी राजकुमारी यानी बड़ी बहन के कक्ष में गईं। राजकुमार की पहली पत्नी ने घोषणा की, ये लड़की अब आपकी दासी होगी। जो भी कार्य करवाना हो इसे करवा लेना। बड़ी बहन ने जब अपनी छोटी बहन को देखा तो उसके चेहरे पर खुशी छलक पड़ी। वह बोली, आप कितनी उदार है। पहली पत्नी ने कहा, महल में अनेक काम है, मैं उन पर ध्यान देने जा रही हूं। उसके जाते ही दोनों बहनें भावुक होकर एक दूसरे के गले लग गईं। छोटी बहन ने अपनी बड़ी बहन को यह सच्चाई नहीं बताई कि महल में आने के बाद उसे क्या क्या करना पड़ रहा है। 2 दिन बाद बड़ी बहन और राजकुमार का विवाह संपन्न हुआ। महल में चारों ओर उल्लास का माहौल था, लेकिन राजकुमार की पहली पत्नी के चेहरे पर असंतोष की झलक साफ दिख रही थी। छोटी बहन दिन भर उसके साथ रहती और मन ही मन यह सोचती रहती
कि इस साजिशकर्ता से कैसे छुटकारा पाया जाए। कुछ समय बीता और बड़ी बहन गर्भवती हो गई। यह खबर राजकुमार की पहली पत्नी के लिए अत्यंत कष्टप्रद थी, क्योंकि वह अब तक राजकुमार को संतान नहीं दे सकी थी। दूसरी ओर राजा, रानी और राजकुमार बेहद प्रसन्न थे। बड़ी बहन की देखभाल अब और अधिक सघन हो गई। इस दौरान छोटी बहन और पहली पत्नी गुप्त रूप से किसी योजना पर विचार कर रही थी। छोटी बहन इस दुविधा में थी कि कैसे स्थिति को सुलझाया जाए। एक दिन उसने बड़ी बहन से कहा, हमें महल छोड़कर कहीं दूर चले जाना चाहिए। बड़ी बहन ने यह सुनकर कहा, यहाँ सब लोग मुझसे प्रेम करते हैं। मैंने तो पहले ही तुमसे कहा था कि तुम मेरे साथ महल चलो, लेकिन तुमने मना कर दिया था और कहा था कि हमारा रिश्ता सबके सामने प्रकट नहीं होना चाहिए। छोटी बहन ने स्थिति की गहराई को समझते हुए कहा, नहीं, अभी किसी को कुछ मत बताना। वह जानती थी कि यदि यह सच उजागर हुआ तो उन्हें झूठा समझा जाएगा। इससे दोनों बहनों पर षड्यंत्रकारी होने का आरोप लग सकता था। जब बड़ी बहन के प्रसव का समय निकट आया तो पहली पत्नी ने दाई और छोटी बहन को बड़ी धनराशि देते हुए कहा, जैसे ही बच्चा पैदा हो उसे मार देना और उसकी जगह बिल्ली का बच्चा रख देना। छोटी बहन ने झूठे आत्मविश्वास से कहा, यह कार्य मेरे लिए सरल है। जब बच्चा जन्मा, दाई ने बेहोश मां के पास से नवजात को उठाया और छोटी बहन को दे दिया। इसके बाद नवजात की जगह बिल्ली का बच्चा रख दिया गया। छोटी बहन ने नवजात को जल्दी से कपड़े में लपेटा और छुपते छुपाते पिछले मार्ग से अपने घर पहुंच गई। उसने बूढ़ी अम्मा के हाथों में बच्चा सौंपते हुए कहा, अम्मा, यह बच्चा मेरी बड़ी बहन का है। ये बात किसी को भी मत बताना। इसे बकरी का दूध पिलाकर संभालो। मैं शाम तक आकर इसे देख लूंगी। बूढ़ी अम्मा ने कोई सवाल नहीं किया, क्योंकि छोटी बहन बेहद जल्दी में लग रही थी। जब वह वापस महल लौटी तो वहां का माहौल बेहद अशांत था। दाई ने सबको बताया कि राजकुमार की दूसरी पत्नी ने इंसान की बजाय बिल्ली के बच्चे को जन्म दिया है। ये सुनकर सभी स्तब्ध थे और गमगीन भी। बड़ी बहन आंसुओं से रो रही थी और बार बार कह रही थी कि यह सब झूठ है, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी और उससे कोई संवाद नहीं किया। छोटी बहन ने एक बार फिर अपनी बड़ी बहन को समझाने का प्रयास किया, तुम मेरे साथ चलो, हम इस महल को छोड़कर नई दुनिया बसाएंगे। लेकिन बड़ी बहन ने दृढ़ता से कहा, मैं राजकुमार से बहुत प्रेम करती हूँ, मैं उन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। छोटी बहन यह सुनकर रोते हुए वापस अपने घर लौट गई। उसने बूढ़ी अम्मा को पूरी घटना सुनाई। अम्मा ने सांत्वना देते हुए कहा, बिटिया, जो होना था वह हो चुका। हम इस बच्चे को मिलकर पाल लेंगे। ईश्वर ने चाहा तो समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। समय बीता और इस दौरान राजा की तबीयत बिगड़ गई। कुछ समय बाद उनकी मृत्यु हो गई। इसके बाद राजकुमार का राजतिलक हुआ और वह राजा बना। अब राजकाज की सारी जिम्मेदारी राजकुमार और उसकी दोनों रानियों पर आ गई। फिर एक बार बड़ी बहन गर्भवती हुई। इस बार पहली पत्नी ने छोटी बहन को ढेर सारा इनाम देते हुए कहा, जब बच्चा जन्म ले तो उसकी जगह कुत्ते के बच्चे को रख देना। छोटी बहन ने विनम्रता से कहा, इस बार ऐसा मत कीजिए बड़ी रानी जी, आपके भी कोई संतान नहीं है और राजा को उत्तराधिकारी की आवश्यकता होगी। यह सुनकर बड़ी रानी क्रोधित होकर बोली, अगर तुझे यह काम नहीं करना तो मत कर, मैं किसी और से करवा लूंगी। छोटी बहन ने स्थिति को संभालते हुए कहा, अरे नहीं रानी जी, मैं तो बस मजाक कर रही थी। इसके बाद उसने फिर से अपनी बड़ी बहन को समझाने का प्रयास किया, अब भी समय है, यहां से चले चलो। लेकिन बड़ी बहन ने तिरस्कार भरे स्वर में कहा, अब मैं रानी बन चुकी हूं, मुझे लगता है कि तुम मुझसे जलने लगी हो। इस बात पर छोटी बहन का मन भीतर से टूट गया। बच्चे के जन्म का समय आया तो पहले की ही तरह छोटी बहन ने बेहोश मां के पास से नवजात को उठा लिया और दाई ने उसकी जगह कुत्ते का बच्चा रख दिया। छोटी बहन चुपचाप पिछले दरवाजे से नवजात को लेकर अपने घर आ गई। उसने बच्चे को बूढ़ी अम्मा को सौंपा और तुरंत महल लौट गई। महल में कदम रखते ही उसने देखा कि एक बार फिर हलचल अपने चरम पर थी। बड़ी रानी व्यंग्यात्मक लहजे में बोली, यह औरत मुझे तो साधारण इंसान प्रतीत ही नहीं होती। पहले इसने बिल्ली के बच्चे को जन्म दिया और अब कुत्ते के बच्चे को। मैं तो कहती हूँ इसे तुरंत कारागार में डाल दिया जाए, नहीं तो अगली बार यह न जाने क्या पैदा करेगी।
राजा इन सब आरोपों और घटनाओं से बेहद खिन्न था। उसने अपने मित्र को बुलवाया, जो अब अपने पिता के स्थान पर मंत्री बना था। राजा ने आदेश दिया, छोटी रानी को तुरंत कारागार में डाल दिया जाए। मंत्री ने भरसक प्रयास किया कि राजा को समझा सके। उसने कहा, मुझे नहीं मालूम क्यों, पर मेरा हृदय कहता है कि छोटी रानी निर्दोष है। परंतु राजा ने उसकी एक भी बात मानने से इनकार कर दिया। अंततः छोटी रानी को कारागार में डाल दिया गया। अब बड़ी रानी अत्यंत प्रसन्न थी। उसकी हर योजना साकार हो रही थी। समय बीतता गया। राजा को कभी कभी अपनी छोटी रानी की याद आ जाती, परंतु जैसे ही बिल्ली और कुत्ते के बच्चे की बातें स्मरण होती, उसका हृदय घृणा से भर जाता। दूसरी ओर छोटी बहन ने बड़ी रानी से कहा, अब मेरी विवाह की तैयारी है, अतः मैं महल के काम छोड़कर जा रही हूं। महल में सेविकाओं की कोई कमी नहीं थी, इसलिए बड़ी रानी ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। छोटी बहन अपनी बूढ़ी अम्मा और दोनों बच्चों को लेकर जंगल की उसी झोपड़ी में लौट आई जहां वे पहले रहते थे। वहां उन्होंने दोनों बच्चों की परवरिश शुरू कर दी। 5 वर्ष बीत गए। एक दिन राजा अपने मंत्री के साथ शिकार खेलने के लिए जंगल आया। घोड़ों को नदी किनारे पानी पिलाने के लिए रुकते ही उनकी नजर 2 अद्वितीय सुंदर बच्चों पर पड़ी। वे लकड़ी के घोड़ों के साथ आए थे और उन्हें पानी पिला रहे थे। साथ ही वे एक अनूठा गीत गा रहे थे, काठ का घोड़ा, लोहे की लगाम, चल पानी पी ले ओ मेरे गुलाम। राजा यह दृश्य देखकर अचंभित हो गया। उसने बच्चों से पूछा, प्यारे बच्चों, क्या लकड़ी के घोड़े भी कभी पानी पीते हैं और क्या लोहे की लगाम सच में होती है? बच्चों ने प्रत्युत्तर में कहा, यदि एक औरत कुत्ते और बिल्ली के बच्चों को जन्म दे सकती है, तो एक दिन लकड़ी के घोड़े भी पानी पी सकते हैं। यह सुनकर राजा और मंत्री दोनों चकित रह गए। राजा ने बच्चों से पूछा, तुम्हें यह बात किसने सिखाई? बच्चे मासूमियत से बोले, हमारी मौसी ने। राजा ने आग्रह किया, मुझे अपनी मौसी के पास ले चलो। बच्चे राजा और मंत्री को उस झोपड़ी तक ले गए जहां कुछ वर्ष पूर्व राजा बड़ी बहन को अपने साथ ले गया था। राजा ने जब अपने महल की पुरानी दासी को वहां देखा तो वह हतप्रभ रह गया। वह उससे प्रश्न करने लगा, ये बच्चे कौन हैं और यह पूरा प्रकरण क्या है? छोटी बहन ने उत्तर दिया, महाराज, कुछ वर्षों पूर्व आप जिस लड़की को अपने साथ ले गए थे, मैं उसकी ही बहन हूं। मुझे पहले से ही इस बात की आशंका थी कि राजमहलों में अक्सर षड्यंत्र रचे जाते हैं और साजिशें होती हैं। राजा ने जिज्ञासा से पूछा, तुम्हें यह अंदेशा पहले से कैसे हुआ? छोटी बहन ने गहरी सांस लेते हुए कहा, हम साधारण परिवार से नहीं हैं। दरअसल हम दोनों बहनें राजकुमारियां हैं। हमारे पिता भी आपकी ही भांति राजा थे। एक बार वे जंगल में शिकार के दौरान रास्ता भटक कर मेरे नाना के घर पहुंचे, जो कि एक साधारण लकड़हारे थे। वही उनकी भेंट हमारी मां से हुई। दोनों ने एक दूसरे को पसंद किया और विवाह कर लिया। उसने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, लेकिन महल में हमारी मां के विरुद्ध षड्यंत्र रचा गया। न केवल हमारी मां बल्कि हमारे पिता भी षड्यंत्र का शिकार हो गए। इस षड्यंत्र ने हमारे माता पिता की जान ले ली। महल की एक दासी हमें यहाँ जंगल में ले आई और तब से हम यहीं रह रहे हैं। इसी कारण मैंने अपनी बहन से कहा था कि वह हमारे रिश्ते के बारे में किसी को न बताए। यदि महल में सब कुछ ठीक ठाक होता तो मैं सच्चाई प्रकट कर देती, लेकिन महल पहुंचते ही मुझे ज्ञात हुआ कि मेरी बड़ी बहन के खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा है। उसने आगे कहा, आपकी पहली पत्नी ने अनजाने में मुझे ही अपना साथी चुना, यह न जानते हुए कि मैं और मेरी बड़ी बहन सगी बहनें हैं। मैं जानती थी कि मेरी बहन के बच्चों को कुत्ते और बिल्ली के बच्चों से बदल दिया गया है। ये बच्चे कोई और नहीं बल्कि आपके ही पुत्र हैं। यह सुनकर राजा भावुक हो गया। उसने अपने दोनों बेटों को गले से लगा लिया और वहां मौजूद सभी की आंखें नम हो गईं। सच्चाई जानने के बाद राजा का क्रोध उमड़ पड़ा। उसने कहा, अब मैं बड़ी रानी को नहीं छोड़ूंगा। इस पर छोटी बहन ने उसे रोका और कहा, पहले आप छोटी रानी को कारागार से मुक्त करवाइए, इसके बाद छोटी रानी को यह अधिकार दीजिए कि वह बड़ी रानी के लिए सजा निर्धारित करे। राजा को यह सुझाव अत्यंत उपयुक्त लगा। छोटी बहन जानती थी कि उसकी बड़ी बहन अत्यंत उदार और करुणामयी है। वह राजा की पहली पत्नी को क्षमा कर देगी, क्योंकि सजा देने से वह समय लौट कर नहीं आ सकता जो छोटी रानी ने कारागार में बिताया।
राजा ने अपने दोनों बच्चों को घोड़े पर बैठाया और तत्पश्चात मंत्री को आदेश दिया कि वह राजकुमारी को अपने घोड़े पर सवार कर ले। राजा ने सहज ही यह अनुभव कर लिया था कि मंत्री की दृष्टि में राजकुमारी के प्रति स्नेह स्पष्ट हो रहा था। इसके उपरांत जब वे सभी महल में पहुंचे तो राजा ने सबसे पहले बड़ी रानी को बेड़ियों में जकड़ दिया। फिर वह स्वयं कारागार में गया और छोटी रानी के समक्ष हाथ जोड़कर क्षमा मांगने लगा। उसने कहा, रानी, मुझे क्षमा कर दो। मैं अब समस्त सत्य से अवगत हो चुका हूं और तुम्हें स्वतंत्र कराने आया हूं। छोटी रानी को कैद से मुक्त किया गया और बड़ी रानी को उसके सामने लाया गया। मंत्री ने सभी के समक्ष एक बार पुनः पूरी सच्चाई का उद्घाटन किया। जब छोटी रानी को उसके बच्चे और छोटी बहन मिले तो वह भावुक हो उठी और उन्हें गले लगाकर फूट फूट कर रोने लगी। राजा ने कहा, रानी, आज तुम्हें यह अधिकार है कि तुम बड़ी रानी को दंड प्रदान करो। लेकिन छोटी रानी ने शांत स्वर में कहा, जो समय बीत चुका है वह पुनः लौट कर नहीं आ सकता। इसके अतिरिक्त यह सब मेरे भाग्य में ही लिखा हुआ था, अतः मैं इसे कोई दंड नहीं दूंगी। बड़ी रानी, जो भय से थरथरा रही थी, यह सुनते ही छोटी रानी के चरणों में गिर पड़ी। उसने रोते हुए कहा, तुमने मुझे क्षमा करके मुझ पर असीम उपकार किया है। इसके बाद पूरे महल में उत्सव की तैयारियां शुरू हो गईं। इस अवसर पर मंत्री ने राजा के समक्ष अपनी और छोटी राजकुमारी के विवाह का प्रस्ताव रखा। राजा ने मुस्कुराते हुए छोटी राजकुमारी की ओर देखा। राजकुमारी ने लज्जा से अपनी दृष्टि झुका ली। कुछ दिनों के पश्चात भव्य आयोजन के साथ मंत्री और छोटी राजकुमारी का विवाह संपन्न हुआ। इसके पश्चात वे सभी सुखद और शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत करने लगे। राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे एक बेहद मनमोहक और प्रेरणादायक कहानी। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें। माधवपुर नामक गांव में एक किसान अपने परिवार के साथ निवास करता था। उसकी पत्नी का नाम निर्मला और पुत्री का नाम मीनू था। किसान अपनी पुत्री को अत्यधिक स्नेह करता था और निर्मला ने भी मीनू को बड़े लाड प्यार से पाला था। किसान के बचपन की यादें दर्दनाक थी, क्योंकि उसके पिता शराब पीकर उसकी मां के साथ दुर्व्यवहार करते थे। कमाने का हुनर जैसे उसके पिता ने कभी सीखा ही नहीं था। उसकी मां बीड़ी के कारखाने में दिन रात मेहनत कर जैसे तैसे पैसे जुटाती थी, लेकिन उसके पिता उन पैसों को जबरदस्ती छीनकर शराब में उड़ा देते थे। इस वातावरण ने किसान को बहुत कम उम्र में जिम्मेदारी का पाठ सिखा दिया। शिक्षा पूरी न कर पाने के बावजूद उसने मेहनत करना सीख लिया था और मन में यह दृढ़ निश्चय कर लिया था कि उसके बच्चों का भविष्य उसकी तरह बर्बाद नहीं होगा। किसान अपने परिवार को सदैव खुश रखने की कोशिश करता, चाहे शादी ब्याह हो, चुनावी जीत की खुशी हो या किसी के घर नन्हा मेहमान आया हो। किसान हर खुशी के मौके पर अपनी उपस्थिति से रौनक बढ़ा देता था। दरअसल वह एक बैंड बाजा पार्टी में काम करता था। उनकी पार्टी में 5-6 सदस्य थे और उनमें से किसान का जोश सबसे अनोखा था। जब वह बाजा बजाना शुरू करता तो लोग उसकी ऊर्जा देखकर झूम उठते और थिरकने लगते। लोगों के नाचने और गाने के बीच किसान अपनी पूरी ताकत से बाजा बजाता, जब तक कि पसीना बहकर उसकी देह को तरबतर न कर दे। लेकिन कार्यक्रम खत्म होने के बाद पार्टी को मेहनताने के रूप में गिनती के चंद सिक्के ही मिलते। खुशी के मौकों पर अपनी मेहनत से 4 चांद लगाने वाले ये कलाकार अक्सर उचित पारिश्रमिक से वंचित रह जाते थे। लोग इन्हें खाने का प्रस्ताव ऐसे देते मानो उन पर कोई एहसान कर रहे हो। कभी कभी मोहल्ले में कार्यक्रम होता तो मीनू भी अपने बाबा के साथ वहां चली जाती। अपने पिता को इतनी ऊर्जा और उमंग के साथ बाजा बजाते देख मीनू के चेहरे पर खुशी के भाव छलक पड़ते। शाम को जब किसान घर लौटता तो वह चुपचाप अपने हाथों पर तेल मलने लगता। मीनू जब अपने बाबा की यह दशा देखती तो उसका हृदय व्यथित हो उठता। वह अपने नन्हे हाथों से उनके हाथ सहलाते हुए कहती, बाबा, क्या आपके हाथों में बहुत दर्द हो रहा है? मैं आपकी मालिश कर दूं? किसान हल्की मुस्कान के साथ उसे पास बिठाकर अपने हाथ आगे बढ़ा देता और कहता, तेरे छूने से तो सारा दर्द यूं ही गायब हो जाएगा। मीनू अपने बाबा के हाथों को दानों से लगाते हुए कहती, बाबा, क्या आप ये काम छोड़ नहीं सकते?
कोई ऐसा काम नहीं मिल सकता जिसमें आपको तकलीफ ना हो? किसान उसके मासूम सवाल पर मुस्कुराते हुए कहता, बेटी, ऐसा कौन सा काम है जिसमें तकलीफ ना हो? बिना मेहनत के कोई भी काम ना तो मूल्यवान बनता है और ना ही उससे घर चलता है। अंदर चूल्हे के पास बैठी निर्मला, जो पहले से ही तमतमाई हुई थी, गुस्से में गरजते हुए कहती, ऐसे काम नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या? और इस लड़की की पढ़ाई का जो बेकार खर्च होता है वो कहां से आएगा? निर्मला कठोर स्वभाव की थी और बेटे की चाह रखती थी। वह अक्सर किसान से दूसरी संतान के बारे में सोचने के लिए कहती, लेकिन किसान, जो अपने हालातों की वास्तविकता से भली भांति परिचित था, हमेशा इस बात को नजरअंदाज कर देता। वह जानता था कि उनकी गरीबी किसी भी नई संतान के भविष्य को अंधकारमय बना सकती है। निर्मला अक्सर झगड़ा करती, कभी कभी तीखे ताने भी कस देती, लेकिन किसान न तो नाराज होता और न ही उसे पलटकर कुछ कहता। वह निर्मला को गुस्से में भी मूक प्रेम से देखता और कभी भी उस पर क्रोधित नहीं होता। मीनू पढ़ाई में बहुत तेज थी। वह पास के सरकारी स्कूल में चौथी कक्षा की छात्रा थी और तस्वीर बनाने का उसे गहरा शौक था। अपनी कला की किताब के पहले पन्ने पर उसने अपने माता पिता की तस्वीर बना रखी थी। हर सुबह वह अपनी किताब खोलकर उन तस्वीरों को प्रणाम करती और फिर पढ़ाई शुरू करती। स्कूल के अध्यापक उसकी इस आदत की खूब प्रशंसा करते। घर पर जब मीनू किसी सवाल में अटक जाती तो वह अपनी माँ से सवाल पूछती, लेकिन अनपढ़ निर्मला के लिए उन सवालों को समझना ही कठिन था, तो जवाब देना तो दूर की बात थी। वह हमेशा किसी काम में व्यस्त होने का बहाना बना देती। शाम को जब किसान घर लौटता तब मीनू वही सवाल अपने पिता से पूछती। किसान उसे अधूरा जवाब दे देता, लेकिन उसकी समझ इतनी तेज थी कि वह शेष उत्तर खुद ही समझ लेती। कुछ ही दिनों में मीनू के इम्तिहान आने वाले थे। स्कूल ने सभी बच्चों से परीक्षा की फीस जमा करने को कहा, लेकिन उन दिनों किसान के काम का सिलसिला भी धीमा पड़ गया था। जब कोई उत्सव या कार्यक्रम नहीं होते तो रोज कमाने खाने वाले लोगों के लिए ऐसे दिन बेहद कठिन हो जाते थे। हालात इतने खराब थे कि बचत के नाम पर कुछ भी नहीं बचा था और अब परीक्षा की फीस भरने का सवाल सिर पर मंडरा रहा था। मीनू ने घर पहुंचते ही अपनी माँ से फीस की बात शेयर की। निर्मला ने तपाक से पूछा, कितनी फीस भरनी है? राशि कितनी बड़ी है? मीनू माँ के चेहरे पर उभरते तनाव को भांपते हुए बोली, अम्मा, रुपये 500 भरने हैं। ये सुनते ही निर्मला गुस्से में बोली, हाय राम, इतना खर्चा होने से बचाने के लिए ही तो तुझे सरकारी स्कूल में डाला। अब ये क्या नया तमाशा है? मास्टरों ने शिक्षा का भी व्यापार खोल लिया है। गरीब तो ऐसे ही पढ़ाई से वंचित रह जाएगा। निर्मला की झल्लाहट देख मीनू को हंसी आ गई। वह मुस्कुराते हुए बोली, अरे अम्मा, मजाक कर रही थी, सिर्फ रुपये 7 भरने हैं। निर्मला गुस्से में बेलन उठाकर बोली, रुक जा, बड़ी मजाकिया हो गई है आजकल। और मीनू खिलखिलाते हुए बाहर भाग गई। संध्या समय किसान घर लौटा, लेकिन उसके चेहरे पर थकान के साथ चिंता की लकीरें साफ दिख रही थी। निर्मला ने खींचते हुए पूछा, अब तक कहाँ थे? खाना ठंडा हो गया है, पहले हाथ मुंह धो लो, मैं खाना परोसती हूँ। किसान कुछ नहीं बोला। मीनू ने ही साहस जुटाकर पूछा, बाबा, क्या हुआ? इतने परेशान क्यों दिख रहे हो? क्या हाथों में दर्द है? मैं तेल मल दूं? किसान ने उसकी तरफ एक नजर डाली और फीकी हंसी के साथ कहा, नहीं बेटा, बस थोड़ी थकान है, चलो खाना खाते हैं। उसकी आवाज में छिपा दर्द मीनू महसूस कर सकती थी। मीनू ने तय किया कि फीस की बात बाबा से नहीं करेगी। तीनों खाना खाकर सो गए। मीनू को गहरी नींद आ गई, लेकिन निर्मला और किसान जाग रहे थे। निर्मला ने धीरे से किसान से कहा, मीनू के इम्तिहान की फीस भरने की बात मत भूलना, सुबह उसे पैसे दे देना, और देखो, राशन भी अब खत्म होने की कगार पर है। इतना कहकर निर्मला सोने चली गई। किसान छत की ओर ताकते हुए किसी अनकही चिंता में डूबा रहा। आधी रात बीत गई, तब जाकर उसे नींद आई। अगली सुबह रोजमर्रा की तरह थी। किसान काम पर जाने की तैयारी में था और मीनू स्कूल के लिए। निर्मला ने जाते जाते किसान को फीस की बात याद दिलाई। किसान ने मीनू से पूछा, बेटा, फीस कब तक भरनी है? मीनू ने कहा, 4 दिनों में बाबा। किसान ने मुस्कुराते हुए आश्वासन दिया, 2 दिन में दे देंगे, चिंता मत करो। मीनू ने भी मीठी मुस्कान के साथ सिर हिला दिया। किसान अपने काम पर निकल गया और मीनू स्कूल चली गई।
निर्मला घर के कामों में जुट गई। दूसरे दिन गांव में खबर फैली कि एक बड़े घराने के लड़के की सगाई का समारोह होने वाला है। ये बात किसान और उसके साथियों तक भी पहुंची। वे उल्लास से भरकर उस व्यक्ति के घर पहुंचे। उसकी आवभगत करते हुए उसे इस शुभ अवसर पर बैन बाजे का न्योता दिया। व्यक्ति ने प्रसन्नता से सहमति जताते हुए उत्साहपूर्वक उन्हें बुलावा दिया और कुछ धनराशि अग्रिम रूप से सौंप दी। उसने यह भी आश्वासन दिया कि सगाई संपन्न होने के उपरांत और धन दिया जाएगा। इस बात से किसान और उसके साथी अत्यंत आनंदित हो गए। उन्होंने व्यक्ति को धन्यवाद देते हुए तैयारी शुरू कर दी। सगाई अगले दिन थी और किसान व उसके साथी उस भले व्यक्ति को खुश करने के लिए जोर शोर से तैयारियों में जुट गए। किसान को कुछ धनराशि प्राप्त हुई थी, जिससे उसने मीनू की स्कूल फीस के रुपए 7 पहले ही अलग कर दिए। शाम को घर लौटते हुए किसान ने राशन के कुछ सामान खरीदे। जब वह घर पहुंचा तो मीनू अपनी पढ़ाई में व्यस्त थी। किसान चुपचाप उसके पास गया और उसकी आंखों पर हाथ रख दिया। मीनू ने झट से पहचानते हुए कहा, बाबा आप ही है ना? किसान मुस्कुराकर बोला, आज भी पहचान लिया? मीनू ने हंसते हुए कहा, और कौन करेगा ऐसा, अम्मा तो बिल्कुल नहीं। दोनों हंसने लगे। किसान ने मीनू को रुपये 60 दिए और कहा, स्कूल फीस भर देना बेटा। तभी अंदर से निर्मला ने राशन के बारे में पूछते हुए आवाज लगाई। किसान ने राशन की थैली उसे थमा दी। तीनों ने हंसी खुशी रात का भोजन किया और अपनी अपनी दुनिया में खो गए। अगले दिन शाम को किसान और उसके साथी सगाई के स्थल पर जाने की तैयारी में थे। सभी ने बढ़िया तैयारी कर रखी थी और ठिकाने पर इकट्ठा होकर निकल पड़े। लेकिन रास्ते में ही उन्हें गाने बजाने की तेज आवाज सुनाई दी। सबने एक दूसरे को उलझन भरी निगाहों से देखा। एक साथी ने कहा, यह आवाज तो सगाई वाले घर से ही आ रही है। दूसरे ने चिंतित स्वर में कहा, कहीं उन्होंने किसी और को न्योता तो नहीं दे दिया? किसान के माथे पर चिंता की लकीरें उभर आई। उसने कहा, चलो चलकर देखते हैं कि आखिर मामला क्या है। जब वे सगाई स्थल पहुंचे तो सामने का दृश्य देखकर उनके चेहरे का रंग उड़ गया। बड़े बड़े साउंड स्पीकर लगे हुए थे और एक ऑर्केस्ट्रा अपनी धुनों से माहौल में धूम मचा रहा था। मेहमान उस तेज आवाज पर थिरक रहे थे। यह देख किसान और उसके साथी परेशान हो गए। वे सीधे सेठ जी को खोजने निकले। सेठ जी आंगन में कुर्सी पर बैठे मुस्कुरा रहे थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने किसानों को अपनी ओर आते देखा, उनकी मुस्कान फीकी पड़ गई और उन्होंने नजरें झुका ली। किसी ने विनम्रता से सेठ जी से पूछा, सेठ जी ये सब क्या है? आपने तो हमें न्योता दिया था, फिर अब यह सब क्यों? अब हम क्या करें? सेठ जी भी ऑर्केस्ट्रा के विषय को लेकर भीतर ही भीतर क्षुब्ध थे। उनकी यह मंशा नहीं थी कि ऑर्केस्ट्रा बुलाया जाए, लेकिन उनके बेटे की हट के आगे उन्हें मौन रहना पड़ा। यह स्थिति उन्हें बेहद खेदपूर्ण लगी। उन्होंने बैंड बाजा वालों को बुलवाया और स्थिति को संभालने का प्रयास किया, लेकिन उनके बेटे ने उनकी बात अनसुनी कर दी। सेठ जी ने अपनी जेब से बचे हुए पैसे निकालकर किसान और उसके साथियों को देने की कोशिश की, किंतु किसान ने पैसे लेने से इनकार कर दिया। उसने स्पष्ट किया, जब हमने कोई काम ही नहीं किया तो फिर ये पैसे किस बात के? सेठ जी ने जबरन पैसे थमाने की कोशिश की तो उसके साथी उसे पैसे लेने के लिए मनाने लगे। अंततः किसान ने अनिच्छा से वह धनराशि स्वीकार कर ली। सेठ जी इस पर थोड़ा संतोष व्यक्त करते हुए बोले, अक्सर ये शादी ब्याह के कार्यक्रम तो शाम को होते हैं, तो दिन के वक्त आप लोग क्या करते हैं? जवाब में किसी ने बताया कि वह बेरी के कारखाने में काम करता है, तो कोई लोहार का कार्य करता है। कुछ ने अन्य कामों का उल्लेख किया। वहीं एक साथी चुपचाप खड़ा रहा। सेठ जी ने उससे भी वही प्रश्न दोहराया। उसने उत्तर दिया कि वह जहां भी काम मिल जाए वहां जुट जाता है। किसान ने बताया कि वह एक अनाज के गोदाम में बोरियां उठाने का काम करता है, जिसके कारण उसके हाथ अक्सर दर्द से थक जाते हैं। सेठ जी ने सभी को भोजन ग्रहण करने का आग्रह किया, लेकिन किसान ने संकोचवश मना कर दिया। उसने सोचा कि जब वे अपने काम को पूरा करने में असमर्थ रहे तो ऐसे में भोजन करना अनुचित होगा। इस विचार के साथ सभी ने भोजन के प्रस्ताव को ठुकरा दिया और वहां से जाने लगे। जाने से पहले सेठ जी ने किसान को बुलाया और कहा, मेरे घर के पिछले हिस्से में एक छोटा सा बगीचा है। वहां अक्सर घास काटने के लिए एक माली की आवश्यकता होती है। क्या तुम वह काम करोगे?
रोज कुछ न कुछ काम रहेगा और मेहनताना भी प्रतिदिन दिया जाएगा। किसान के लिए इससे बेहतर अवसर क्या हो सकता था। उसने तुरंत हामी भर दी और सेठ जी का आभार व्यक्त किया। सेठ जी ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, तुम्हारी मेहनत करने की लगन देखकर मुझे बहुत खुशी हुई है। इसी तरह परिश्रम करते रहो, ऊपर वाला तुम्हें इसका फल अवश्य देगा। बातें खत्म होने के बाद किसान वहां से प्रसन्न चित्त होकर रवाना हो गया। सेठ जी अपने बेटे की सगाई की तैयारियों में व्यस्त हो गए। रात में जब किसान घर पहुंचा तो उसके चेहरे पर खुशी छलक रही थी। उसे देखते ही निर्मला ने मुस्कुराकर पूछा, आज जल्दी आ गए और इतने खुश क्यों लग रहे हो? गाने बजाने का सिलसिला जल्दी समाप्त हो गया। किसान ने शांत स्वर में कहा, आज तो कुछ अलग ही हो गया। करने कुछ और गए थे, हो कुछ और गया। यह सुनते ही निर्मला ने उत्सुकता से पूछा, क्या हुआ? कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं हुई? फिर खुद ही कहा, खैर छोड़ो, अब सब ठीक रहेगा। इतना कहकर किसान मुंह हाथ धोने चला गया और निर्मला रसोई में भोजन निकालने लगी। इस बीच मीनू अपनी पड़ोस की सहेली के घर से लौट आई। अगली सुबह किसान समय से पहले ही लगभग 8 बजे घर से निकल गया। वह सीधा सेठ द्वारकादास के घर पहुंचा। सेठ जी ने उसे देखकर कहा, तुम इतनी जल्दी आ गए, यह प्रशंसा योग्य है। फिर उन्होंने किसान को अपना पूरा बगीचा दिखाया और काम समझाकर चले गए। बगीचा आकार में बड़ा था और काम भी कम नहीं था। किसान ने पूरे जोश के साथ काम में लगकर दिन भर में लगभग आधा बगीचा साफ कर दिया। यदि उसकी जगह कोई और होता तो शायद पूरे दिन में केवल आधा ही बगीचा साफ कर पाता। शाम ढलते ही किसान अपना काम खत्म कर सेठ जी के पास पहुंचा। उसने उन्हें बताया, सेठ जी, आज का काम पूरा हो गया। यह सुनकर सेठ जी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने उसकी मेहनत की सराहना की और अपनी जेब से रुपये 50 निकालकर किसान को देने लगे। लेकिन किसान पैसे लेने में झिझकने लगा। सेठ जी ने उसकी झिझक को देखकर सोचा कि शायद रुपये 50 उसे कम लग रहे हैं, इसलिए उन्होंने कहा, यह तो केवल इनाम है। फिर उन्होंने दीवार में बने एक खांचे से और पैसे निकालकर उसे दे दिए। अब किसान के हाथ में कुल रुपए 120 थे। ये उसके लिए बहुत बड़ी राशि थी, क्योंकि इतना मेहनताना उसे पहले कभी नहीं मिला था। किसान ने सेठ जी का आभार व्यक्त किया और पूछा, कल क्या काम करना है? सेठ जी मुस्कुराकर बोले, कल सुबह आओ, तब बताऊंगा। खुश मन से घर लौटते वक्त किसान ने रास्ते में राशन के साथ मीनू के लिए जलेबी और मुरमुरे भी खरीद लिए। मीनू को यह सब बेहद पसंद था। घर पहुंचकर उसने सारा सामान निर्मला को सौंप दिया और बचे हुए पैसे भी उसके हाथ में रख दिए। निर्मला खुश हो गई और मीनू तो अपनी पसंदीदा जलेबी और मुरमुरे देखकर खुशी से झूम उठी। किसान उन्हें खुश देखकर संतोष की सांस ले रहा था। अगले 3-4 महीने इसी तरह सुख शांति में बीत गए। फिर एक दिन मीनू स्कूल में खाने की छुट्टी के दौरान दोस्तों के साथ खेल रही थी। अचानक उसे चक्कर आने लगे और वह जमीन पर गिर पड़ी। उसके साथ खेल रहे बच्चों ने तुरंत शिक्षकों को सूचना दी। अध्यापकों ने बिना देरी किए मीनू को पास के अस्पताल में भर्ती कराया और किसान और निर्मला को इसकी सूचना दी। निर्मला घर छोड़कर भागी और किसान ने सेठ जी के यहाँ काम अधूरा छोड़ दिया। दोनों जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचे। निर्मला पहले ही वहां पहुंच चुकी थी। मीनू को डॉक्टर साहब अंदर के कमरे में देख रहे थे। निर्मला अपने साथ आई पड़ोस की देवकी भाभी के साथ आंगन में बैठी थी। तभी किसान तेज कदमों से आता दिखाई दिया। निर्मला ने उसे देखा और आंखों से आंसू बहने लगे। वह दौड़कर किसान से लिपट गई और फूट फूट कर कहने लगी, देखिए ना, हमारी मीनू को क्या हो गया है? वह ना आंखें खोल रही है, न कुछ बोल रही है। किसान ने उसे शांत करने की कोशिश की। अरे, रो क्यों रही हो? कुछ नहीं होगा। बच्चे ऐसे ही बीमार पड़ते रहते हैं, गिरते पड़ते रहते हैं। अभी दौड़ती हुई बाहर आएगी हमारी मीनू। हालांकि किसान का दिल भीतर से टूट रहा था, लेकिन निर्मला के सामने उसने अपनी भावनाओं को छिपा लिया। तभी डॉक्टर साहब बाहर आए। किसान और निर्मला ने उनके पास जाकर मीनू की हालत के बारे में पूछा। डॉक्टर साहब ने गंभीर स्वर में उन्हें अपने कमरे में बुलाया। देखिए मिस्टर किसान, उन्होंने कहना शुरू किया, पर फिर रुक गए। किसान और निर्मला की बेचैनी बढ़ गई। डॉक्टर साहब, आखिर बात क्या है? किसान ने व्याकुल होकर पूछा।
डॉक्टर साहब ने उन्हें संयम से काम लेने को कहा और बोले, मीनू के दिल में एक छोटा सा छेद है, उसे तुरंत ऑपरेशन की आवश्यकता है। किसान ने हड़बड़ाते हुए पूछा, अगर ऑपरेशन नहीं किया तो क्या होगा? डॉक्टर साहब ने गहरी सांस लेकर कहा, तो मीनू की जान को खतरा हो सकता है। यह सुनकर कमरे में सन्नाटा छा गया। किसान और निर्मला एक दूसरे को देख रहे थे। दोनों के चेहरों पर गहरी चिंता थी। डॉक्टर साहब ने उन्हें ध्यान बंधाया, आप चिंता मत करें, ऑपरेशन के बाद मीनू पूरी तरह ठीक हो जाएगी। निर्मला गिड़गिड़ाने लगी, डॉक्टर साहब प्लीज जल्दी से ऑपरेशन कर दीजिए, मेरी बच्ची को बचा लीजिए। किसान ने आंखों में छलकते आंसुओं को रोकते हुए डॉक्टर से पूछा, इस ऑपरेशन का खर्चा कितना होगा? डॉक्टर ने बताया, यह ऑपरेशन करीब 20 से 30 हजार रुपए का पड़ेगा। यह सुनकर किसान स्तब्ध रह गया और निर्मला रोने लगी। किसान ने उसे संभालते हुए डॉक्टर से कहा, डॉक्टर साहब मेरी बच्ची को किसी भी तरह बचा लीजिए, मैं किसी भी तरह से पैसे का इंतजाम कर लूंगा, आप बस ऑपरेशन शुरू कीजिए। फिर दोनों उस कमरे में गए जहां मीनू को रखा गया था। मीनू चारपाई पर ऐसे सो रही थी मानो कुछ हुआ ही ना हो। किसान ने मीनू के सिर पर अपना हाथ फेरा, जबकि निर्मला उसका नन्हा हाथ पकड़कर रोती रही। कुछ ही क्षणों में मीनू ने अपने छोटे छोटे हाथ हिलाना शुरू किया। धीरे धीरे उसकी पलकों ने भारीपन छोड़ दिया और उसने अपनी आंखें खोल दी। किसान ने मीनू की ओर देखा और अपनी पत्नी निर्मला को इशारे में आंसू पोंछने को कहा। जैसे ही मीनू ने अपनी आंखें पूरी तरह खोली, सामने अपने माता पिता को पाया। उसने चारों ओर नजर दौड़ाई और तुरंत समझ गई कि वह अस्पताल में है। उसने धीमे स्वर में कहा, अम्मा, बाबा, मैं अब कभी स्कूल में दौड़ते भागते नहीं खेलूंगी, वही खेलते खेलते गिर गई थी। किसान ने अपने भीतर उमड़ रहे भावों को काबू करते हुए मीनू के सिर पर स्नेहपूर्वक हाथ फेरा और बोला, कुछ नहीं हुआ बेटा, थोड़े ही दिनों में तुम फिर से पहले जैसी बन जाओगी, फिर खेल कूद भी कर सकोगी। निर्मला, जो अपने आंसुओं को रोकने की पूरी कोशिश कर रही थी, आखिरकार अपने जज्बातों पर काबू खो बैठी। उसने मीनू का नन्हा हाथ अपने गालों पर रखा और उसे चूमने लगी। मीनू ने मां की इस अद्भुत करुणा को महसूस करते हुए मासूमियत से पूछा, अम्मा, आपको क्या हो गया है? इतना प्यार क्यों आ रहा है मुझ पर? फिर उसने बाबा की ओर देखते हुए कहा, मुझे कुछ नहीं हुआ है, अब तो जल्दी से घर ले चलो ना। निर्मला की जुबान बंद थी, वह कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। किसान ने मीनू को सांत्वना देते हुए कहा, हाँ मीनू, हम जल्द ही घर चलेंगे, बस अभी थोड़ी देर यहीं रहना होगा। मीनू को समझाकर किसान अस्पताल के बाहर निकल आया। वहां एक पेड़ के नीचे वह अपने कुछ दोस्तों के साथ बैठा हुआ गहरी सोच में डूबा था। उसके मित्र उसे तमाम तरह की सलाह दे रहे थे, लेकिन किसान किसी निर्णय पर नहीं पहुंच पा रहा था। अचानक वह उठा, अपने 2 दोस्तों से अस्पताल में रुकने को कहा और एक अन्य मित्र को साथ लेकर कहीं निकल गया। रात काफी बीत चुकी थी जब किसान अस्पताल वापस आया। वह मीनू के वार्ड के बाहर एक कुर्सी पर सिर झुकाकर बैठा था। उसका वह दोस्त अब उसके साथ नहीं था। अंदर निर्मला मीनू के पास बैठी थी और उसकी देखभाल कर रही थी। किसान ने चेहरा नीचे कर लिया। जहां वह गया था वहां की सारी घटनाएं उसकी आंखों के सामने घूमने लगी। वह और उसका मित्र उस सेठ जी के घर गए थे जहां किसान काम करता था। जैसे ही वे सेठ जी के घर के गेट के पास पहुंचे, वहां भीड़ जमा थी, चारों ओर हलचल थी। दोपहर में जब किसान अस्पताल से लौट रहा था, वहां कोई भीड़ नहीं थी। वह हैरान था कि आखिर यह सब क्या हो गया। धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए वह भीड़ के बीच पहुंच गया। सामने सफेद वस्त्र पहने कुछ लोग हाथ जोड़े खड़े थे। आगे बढ़ते ही जो दृश्य उसने देखा, उसने उसकी आंखों के सामने अंधकार फैला दिया। आंगन के मध्य एक सफेद कपड़े में लिपटा शव शांतिपूर्वक रखा हुआ था। यह शव किसान के सेठ जी का था। इस दृश्य ने किसान के हृदय में शोक और निराशा की गहरी लहर पैदा कर दी। वही सेठ जी जिनसे वह अपनी बेटी मीनू के इलाज के लिए सहायता की आशा कर रहा था। किसान एक कोने में बैठा सोचने लगा। अभी दोपहर में तो सेठ जी स्वस्थ और प्रसन्न दिख रहे थे। उन्होंने स्वयं कहा था, अस्पताल जाओ और मीनू की स्थिति देखो, यदि किसी भी चीज की आवश्यकता हो तो मुझे बताना। परंतु अब यहां इस दुखद घटना ने किसान की सोचने समझने की शक्ति को जड़ कर दिया। कुछ समय बाद वह धीरे धीरे उठा
और सेठ जी के बेटे के पास गया। बेटा घर के दरवाजे पर खड़ा था, उसकी आंखों में अश्रु थे। किसान ने अत्यंत धीमे स्वर में पूछा, यह सब कैसे हुआ? बेटे ने गहरी सांस लेते हुए बताया, पिताजी को अचानक दिल का दौरा पड़ा और वे हमें छोड़कर चले गए। उनकी इस आकस्मिक विदाई ने सबको स्तब्ध कर दिया है। किसान के हृदय में चल रही पीड़ा और दुविधा को शायद वह स्वयं भी शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता था। अस्पताल में मीनू का उपचार अधूरा था और अब उसकी सारी उम्मीदें टूट चुकी थी। अगले दिन सुबह सूरज की किरणें किसान के चेहरे पर पड़ रही थी। उसने अपनी आंखें खोली और चारों ओर देखा। कुर्सी से उठकर वह खड़ा हुआ और भीतर जाकर मीनू पर एक नजर डाली। मीनू शांति से सो रही थी और उसकी खटिया के पास निर्मला बैठी हुई नींद की आगोश में थी। बाहर आया तो उसके कुछ मित्र उसके लिए चाय और नाश्ता लेकर आए थे। किसान ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, तुम लोगों को इतनी तकलीफ करने की क्या जरूरत थी? दोस्तों ने उसे समझाया, यह तो हमारा कर्तव्य था। नाश्ता करने के बाद वे बाहर गए, जहां दोस्तों ने एक छोटी सी पोटली किसान के हाथ में थमाई। उसमें कुछ पैसे थे। किसान ने पहले लेने से मना कर दिया, परंतु दोस्तों के जोर देने पर उसे स्वीकार करना पड़ा। पोटली में कुल 6,000 रुपये थे। किसान ने तुरंत अस्पताल जाकर पैसे जमा किए और बाकी की रकम जल्द लाने का वादा किया। फिर वह सेठ जी के बेटे अजय से मिलने के लिए अपने एक मित्र को साथ लेकर सेठ जी के घर पहुंचा। अजय उस समय मेहमानों के साथ वार्तालाप में व्यस्त था। किसान ने पास खड़े एक व्यक्ति को इशारा किया कि अजय को बुलाए। अजय ने मुड़कर देखा और तुरंत किसान के पास आ गया। उसने किसान को पहचानते हुए कहा, तुम हमारे बगीचे में काम करते हो ना? पिताजी ने तुम्हारे बारे में बताया था और कहा था कि तुम्हारी मदद की जाए। तुम्हारी बेटी अब कैसी है? किसान ने अपनी नजरें झुका ली और हाथ जोड़ते हुए धीमे स्वर में कहा, डॉक्टर साहब ने बताया कि मीनू के दिल में छेद है। अगर तुरंत ऑपरेशन नहीं हुआ तो। इतना कहते कहते किसान का गला रुंध गया। अजय ने उसकी पीठ थपथपाई और सांत्वना देते हुए कहा, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। ये कहते हुए उसने अपनी जेब से कुछ नोट निकाले, किसान की ओर बढ़ाए और बोला, ये पैसे रख लो, पिताजी की ओर से मदद है। मैं 2-3 दिन में शहर जा रहा हूं, मीनू का ख्याल रखना। इतना कहकर अजय फिर से मेहमानों के पास लौट गया। अस्पताल की ओर लौटते हुए किसान ने दिए हुए पैसे गिने। वे पूरे 10,000 रुपए थे। अजय की उदारता ने किसान का दिल भर दिया। उसने उसे दिल से दुआएं दी। उसके एक दोस्त ने कहा, दुनिया में आज भी नेक इंसान बचे हुए हैं। 4-5 दिन की कड़ी मशक्कत के बाद किसान ने 20,000 रुपए का इंतजाम कर लिया। उसने डॉक्टर से गुहार लगाई कि ऑपरेशन कर दें। डॉक्टर ने स्पष्ट कहा, ऑपरेशन का खर्च 25 से 30,000 के बीच आएगा। कुछ विशेषज्ञों को बाहर से बुलाना होगा और दवाइयों का खर्च भी अधिक है। पूरी राशि जमा होने से पहले ऑपरेशन संभव नहीं है। डॉक्टर ने सुझाव दिया कि फिलहाल मीनू को घर ले जाया जाए। उन्होंने कुछ दवाइयां लिखकर दी और उन्हें नियमित रूप से देने की हिदायत दी। डॉक्टर ने आश्वस्त किया कि जैसे ही बाकी पैसे आ जाएंगे, ऑपरेशन तुरंत किया जाएगा। किसान और उसके दोस्तों ने डॉक्टर से बहुत मिन्नतें की, लेकिन डॉक्टर टस से मस नहीं हुआ। हारकर दोस्तों ने किसान को समझाया कि फिलहाल मीनू को घर ले चलते हैं। उन्होंने उसे दिलासा दिया कि किसी भी तरह पैसे का इंतजाम हो जाएगा। दोस्तों की बातों से भावुक होकर किसान ने अपने आंसू पोंछे और मीनू के वार्ड में चला गया। निर्मला मीनू के पास बैठी थी। किसान ने उससे कहा, सारा सामान समेट लो मीनू, हम घर चल रहे हैं। ये सुनकर निर्मला घबरा गई और बोली, ऐसे अचानक घर क्यों? मीनू का तो अभी इलाज भी पूरा नहीं हुआ। किसान ने उसे दिलासा दिया, घर चलकर सब समझा दूंगा। मीनू तो घर लौटने के लिए पहले से ही उत्साहित थी। वह तुरंत तैयार हो गई। हालांकि निर्मला को समझाना मुश्किल था। डॉक्टर से बात करने के बाद किसान ने दवाइयां ली और मीनू को लेकर घर के लिए निकल पड़ा। उस रात जब मीनू ने करवट ली तो उसकी बेचैनी साफ झलक रही थी। उसने मासूमियत से कहा, अम्मा, बाबा, अब मैं स्कूल में कभी दौड़ भाग नहीं करूंगी। पिछली बार भी खेलते खेलते गिर गई थी। किसान ने मीनू के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, कुछ नहीं होगा बेटी, थोड़े दिनों में तुम फिर से पहले की तरह खेल कूद कर सकोगी। ये सुनकर निर्मला अपने आंसू रोक नहीं पाई। उसने मीनू का हाथ अपने गालों से लगाया
और उसे चूमते हुए फूट फूट कर रो पड़ी। आज अम्मा को क्या हो गया? मीनू ने पूछा। बाबा, बड़ा प्यार आ रहा है मुझ पर, किसान ने मीनू को सांत्वना देते हुए कहा। अरे मीनू, कुछ नहीं हुआ है, जल्दी ही घर चलेंगे, मीनू ने अपने माता पिता को देखकर उत्साह में कहा। पर निर्मला बिल्कुल शांत थी, उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल रहा था। किसान ने फिर से मीनू को भरोसा दिलाया और कहने लगा, मैं अभी आता हूं। अस्पताल के बाहर एक पेड़ के नीचे किसान अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ था। उसकी आंखों में गहरी चिंता तैर रही थी। दोस्तों ने उसे कई तरह की सलाहें दी, पर किसान को कोई भी उपाय सूझ नहीं रहा था। अचानक वह अपनी जगह से उठा। उसने अपने कुछ दोस्तों को अस्पताल में ही रुकने को कहा और एक दोस्त को साथ लेकर कहीं चला गया। देर रात किसान वापस अस्पताल लौटा। उसने थकी हुई आंखों के साथ खुद को मीनू के वार्ड के बाहर एक कुर्सी पर बैठा पाया। उसका चेहरा झुका हुआ था, मानो किसी गहरी सोच में खो गया हो। उसका वह साथी जो उसके साथ गया था, अब उसके साथ नहीं था। निर्मला मीनू के पास सो रही थी। जहां किसान गया था, वहां का दृश्य बार बार उसकी आंखों के सामने घूमने लगा। किसान और उसका दोस्त उस सेठ जी के घर पहुंचे थे, जहां किसान काम करता था। जैसे ही वे वहां पहुंचे, उन्होंने देखा कि वहां भीड़ इकट्ठा थी। माहौल में एक अजीब सी खामोशी थी। किसान धीरे धीरे गेट की ओर बढ़ा। आंगन के बीचों बीच सफेद कपड़े में लिपटा एक शव रखा हुआ था। यह दृश्य देखकर किसान के होश उड़ गए। वह शव सेठ जी का था। किसान को यह देख गहरा आघात लगा। वही सेठ जी जिनसे किसान को उम्मीद थी कि वे मीनू के इलाज के लिए उसकी मदद करेंगे, अब इस दुनिया में नहीं थे। किसान थोड़ा ठहरकर सेठ जी के बेटे के पास गया। वह दरवाजे के पास खड़ा था। उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। किसान ने लड़खड़ाती आवाज में पूछा, यह सब कैसे हुआ? सेठ जी के बेटे ने भारी मन से जवाब दिया, पापा को अचानक दिल का दौरा पड़ा और हम उन्हें बचा नहीं सके। यह सब बहुत जल्दी हो गया। किसान ने एक गहरी सांस ली। उसके दिल और दिमाग पर दुख और असमंजस का बोझ था। उसकी उम्मीद का सबसे बड़ा सहारा अचानक टूट गया था। थोड़ी देर वहां रुकने के बाद किसान ने धीरे धीरे कदम बढ़ाए और अस्पताल लौट आया। उस रात कुर्सी पर बैठे बैठे उसकी आंखें नम थी। जब आंख खुली तो किसान के चेहरे पर सूरज की सुनहरी किरणें झिलमिला रही थी। उसने इधर उधर नजर दौड़ाई और कुर्सी से उठकर खड़ा हो गया। भीतर जाकर उसने मीनू पर एक नजर डाली। मीनू गहरी नींद में थी और खटिया के पास बैठी निर्मला भी झपकी ले रही थी। किसान जब बाहर आया तो उसके कुछ दोस्त उसके लिए चाय और नाश्ता लेकर खड़े थे। किसान ने उन्हें देखकर कहा, इसकी क्या जरूरत थी? लेकिन दोस्तों ने मुस्कुराते हुए कहा, यह तो हमारा फर्ज है। किसान ने चाय और नाश्ता निर्मला और मीनू के पास भिजवाया और दोस्तों के साथ बाहर आ गया। उनमें से एक ने एक छोटी पोटली निकाली और किसान के हाथ में रख दी। उसमें कुछ रुपए थे। पहले तो किसान ने इसे लेने से मना किया, लेकिन दोस्तों के जोर देने पर उसे स्वीकार करना पड़ा। पोटली में कुल 6,000 रुपए थे। किसान ने उन पैसों को तुरंत डॉक्टर के पास जाकर जमा किया और बाकी रकम जल्द लाने का वादा किया। किसान का मन बार बार सेठ जी के बेटे अजय से मिलने को कह रहा था। वह अपने एक दोस्त को साथ लेकर फिर से सेठ जी के घर गया। वहां अजय मेहमानों के साथ बातचीत में व्यस्त था। किसान ने एक आदमी को इशारा किया कि अजय को बुला दे। अजय ने पीछे मुड़कर देखा और तुरंत किसान के पास आ गया। अजय ने पूछा, तुम हमारे बगीचे में काम करते हो ना? पिताजी ने तुम्हारे बारे में बात की थी। तुम्हारी बेटी कैसी है? किसान ने नजरें झुका ली और हाथ जोड़कर धीरे से कहा, डॉक्टर ने बताया कि उसके दिल में छेद है, तुरंत ऑपरेशन करना पड़ेगा, वरना। उसकी आवाज टूट गई। अजय ने उसकी बात को समझा और उसे दिलासा देते हुए कहा, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। उसने अपनी जेब से पैसे निकाले और किसान के हाथ में थमा दिए। उसने कहा, यह कुछ पैसे रख लो, पिताजी की तरफ से मैं 2-3 दिन में शहर जाऊंगा, अपनी बेटी का ध्यान रखना। इतना कहकर अजय वापस अपने मेहमानों के पास चला गया। किसान ने चलते हुए रुपये गिने। वे पूरे 10,000 थे। उसे अजय पर गर्व हुआ। उसने उसे दिल से दुआएं दी। साथ आई दोस्त ने कहा, इस दुनिया में अभी भी भले लोग बाकी हैं। किसान ने 4-5 दिन में करीब 20,000 रुपए इकट्ठा कर लिए।
उसने डॉक्टर से मीनू के ऑपरेशन के लिए अनुरोध किया, लेकिन डॉक्टर ने उसे समझाया, ऑपरेशन का कुल खर्चा 25 से 30 हजार तक आएगा। कुछ डॉक्टर बाहर से बुलाने पड़ेंगे और दवाइयों का खर्च भी ज्यादा है। जब तक पूरे पैसे जमा नहीं होंगे ऑपरेशन संभव नहीं। यह सुनकर किसान का चेहरा चिंता से भर गया, लेकिन उसने उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा। डॉक्टर ने सुझाव दिया कि मीनू को फिलहाल घर ले जाया जाए। उन्होंने कुछ दवाइयां लिख दी और कहा कि उन्हें नियमित रूप से देना होगा। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि ऑपरेशन तभी होगा जब पूरा धन एकत्र हो जाए। मीनू की देखभाल में कोई कमी न हो, यह हिदायत देकर डॉक्टर ने अपनी बात समाप्त की। किसान और उसके दोस्तों ने डॉक्टर से बार बार विनती की, लेकिन वह अपनी बात पर अड़िग रहे। अंततः दोस्तों ने किसान को समझाते हुए कहा कि मीनू को घर ले जाना ही बेहतर है। उनके सहानुभूतिपूर्ण शब्दों ने किसान को भावुक कर दिया। उसने अपने आंसू पोंछे और मीनू के वार्ड की ओर चल दिया। वार्ड में निर्मला मीनू के पास बैठी थी। किसान ने कहा कि सामान समेट ले और मीनू को घर ले जाने की तैयारी करें। मीनू, जो खटिया पर बैठी थी, घर जाने की बात सुनकर खुशी से फौरन तैयार हो गई, लेकिन निर्मला हिचकिचा रही थी। वह बार बार पूछती रही कि अचानक ऐसा क्यों हो रहा है। किसान ने उसे आश्वासन दिया कि घर जाकर सब कुछ बताएगा। डॉक्टर से आवश्यक दवाइयां लेकर किसान ने मीनू और निर्मला को साथ लिया और घर की ओर चल दिया। वह रात बेचैनी और चिंताओं में बीत गई। सुबह हुई तो पक्षियों की चहचहाहट के बीच किसान को मीनू की पढ़ाई करने की आवाज याद आई। उसने मीनू को गहरी नींद में देखा और मन ही मन उसकी मासूमियत को निहारा। रसोई में निर्मला व्यस्त थी। किसान ने दातुन किया और इलाज के लिए बाकी रकम जुटाने के उपाय सोचने लगा। निर्मला ने उसे चाय देते हुए पैसों का जिक्र किया, लेकिन किसान के पास कोई ठोस जवाब नहीं था। उसने बस तसल्ली दी कि कहीं न कहीं से इंतजाम हो जाएगा। पूरा दिन किसान जान पहचान वालों के दरवाजे खटखटाता रहा, लेकिन हर तरफ से निराशा हाथ लगी। शाम को जब घर लौटा तो मीनू खटिया पर सो रही थी और निर्मला चावल बीन रही थी। किसान आंगन में दोस्तों के साथ बैठा हुआ था। चर्चा चल रही थी कि शेष रकम का प्रबंध कैसे किया जाए। किसान की गरीबी और सीमित साधनों ने उसे असहाय बना दिया था। न तो जमीन थी न गहने जिन्हें बेचकर धन जुटाया जा सके। उसके दोस्तों ने अपनी ओर से प्रयास किया और 4,000 रुपए का इंतजाम कर लाए। किसान को थोड़ी राहत महसूस हुई। उसने आभार व्यक्त किया, लेकिन दोस्तों ने उसे यह कहकर रोक दिया, यह तो हमारा कर्तव्य है। मीनू हमारी भी बेटी जैसी है। अब तक 20,000 रुपए जमा हो चुके थे। केवल 5,000 रुपए की कमी बाकी थी। किसान फिर सेठ जी के घर की ओर बढ़ा। उसे विश्वास था कि उनके बेटे अजय से अगर मदद मांगी जाए तो वह इनकार नहीं करेगा। लेकिन जब वह वहां पहुंचा तो पता चला कि अजय शहर जा चुका है। निराश किसान अपनी किस्मत को कोसता हुआ खाली हाथ लौट आया। 3 दिन बीत चुके थे, लेकिन अभी भी 5,000 रुपए की व्यवस्था नहीं हो सकी थी। मीनू की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। किसान और निर्मला उसे फिर से अस्पताल लेकर गए। डॉक्टर ने इस बार ऑपरेशन तुरंत करवाने की सलाह दी, लेकिन धन के अभाव में फिर केवल दवाइयां देकर घर जाने को कह दिया। अगले दिन मीनू को सांस लेने में दिक्कत होने लगी। किसान और निर्मला उसके पास बैठे भगवान से प्रार्थना करने लगे कि उनकी मीनू को बचा लें। एक शाम जब सूरज अपनी किरणों को ओट में छुपा चुका था, घर के माहौल में गहरी उदासी छाई हुई थी। निर्मला एक दीवार से टिककर बैठी थी। उसकी आंखें लाल और सूजी हुई थी, बाल बिखरे हुए थे और चेहरा गहरी पीड़ा से भरा था। उसके पास कुछ लोग चुपचाप बैठे थे। ठीक उसके पीछे दीवार पर मीनू की सुंदर तस्वीर टंगी थी, जिस पर फूलों की माला छड़ी हुई थी। वह तस्वीर इतनी जीवंत लग रही थी मानो मीनू अभी बोल पड़ेगी, लेकिन अब वह तस्वीर केवल एक स्मृति बनकर रह गई थी। आज मीनू का चौथा दिन था। कुछ लोग उसकी रस्मों की तैयारी में लगे थे, लेकिन किसान कहीं नजर नहीं आ रहा था। शायद वह कुछ सामान लेने गया होगा। किसान गले में एक बाजा लटकाए हुए हर घर के दरवाजे पर जाता। वह धीमे धीमे बाजा बजाता और एक ही सवाल पूछता, क्या मीनू यहाँ आई थी? खेलते खेलते कहीं आपके घर तो नहीं पहुंच गई? हर घर के लोग हैरानी से उसे देखते और केवल सिर हिलाकर ना में जवाब देते। किसान निराश होकर अगला दरवाजा खटखटाने निकल पड़ता। वह बड़बड़ा रहा था, मीनू,
आजकल बहुत परेशान करने लगी है, एक जगह टिकती ही नहीं। वह हर दरवाजे पर यही सवाल दोहराता, बाजा बजाता और अपनी मासूम बेटी को पुकारता। उसकी आवाज में दर्द और असहायता साफ झलक रही थी। मैं चंद पैसों के कारण अपनी मासूम बेटी को नहीं बचा सका। किसान की यह बात उसके मन से निकलकर हर जगह गूंज रही थी। दुनिया भर की तो बात छोड़ो, हमारे हिंदुस्तान में ही न जाने कितनी जाने सिर्फ पैसों के अभाव में चली जाती है। हमें जरूरत है इंसानियत दिखाने की, एक दूसरे की मदद करने की, ताकि फिर कोई मासूम बच्ची अपनी जान न गंवाए। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अंत तक इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मनुष्य के जीवन में समय, परिस्थितियां और स्थान का गहन महत्व होता है। कई बार घटनाएं ऐसी होती हैं कि उनके होने की दिशा में परिस्थितियां स्वतः ही बनती चली जाती है। कलयुग में एकमात्र चक्रवर्ती सम्राट हुए हैं और वे थे राजा विक्रमादित्य। उनके नाम से भारत में विक्रम संवत का शुभारंभ हुआ। राजा विक्रमादित्य न केवल एक अद्वितीय पराक्रमी योद्धा थे, बल्कि वे असाधारण विद्वान, दक्ष प्रशासक और धर्म का पालन करने वाले परोपकारी शासक भी थे। अपनी प्रजा के प्रति उनके मन में गहन स्नेह था, जिसे वे अपने पुत्रवत मानते थे। वे रात्रिकाल में भेष बदलकर नगर भ्रमण के लिए निकलते थे, ताकि अपनी प्रजा की समस्याओं और हालचाल से भली भांति अवगत हो सके। ऐसी ही एक रात का प्रसंग है जब राजा विक्रमादित्य ने साधारण वेश धारण कर नगर भ्रमण का निश्चय किया। रात्रि की कालिमा धीरे धीरे अमृत बेला में परिवर्तित हो रही थी। जैसे ही सुबह का आभास होने लगा, राजा नगर के उस मार्ग से गुजर रहे थे जो एक सघन जंगल से सटा हुआ था। अचानक उनकी दृष्टि एक युवा लकड़हारे पर पड़ी। वह अपने कंधे पर कुल्हाड़ी लिए जंगल में प्रवेश कर गया और लकड़ी काटने के लिए एक ऊंचे वृक्ष पर चढ़ गया। उसी क्षण राजा की नजर एक विशाल रीछ पर पड़ी, जो तेजी से दौड़ता हुआ उसी वृक्ष की ओर बढ़ रहा था। यह देखकर राजा को अत्यंत विस्मय हुआ, क्योंकि रीछ आमतौर पर वृक्ष पर नहीं चढ़ पाते, लेकिन यह रीछ असामान्य रूप से उस वृक्ष पर चढ़ने लगा। लकड़हारे ने जब रीछ को अपनी ओर आते देखा तो वह भयभीत हो गया। घबराहट के कारण उसके हाथ पांव कांपने लगे और उसी घबराहट में वह टहनी जिस पर वह खड़ा था टूट गई। लकड़हारा नीचे जमीन पर गिर पड़ा और चोट लगने से उसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद वह रीछ वृक्ष से नीचे उतरा और राजा की आंखों के सामने एक अप्रत्याशित घटना घटी। रीछ ने एक सुंदर युवती का रूप धारण कर लिया और जंगल के समीप स्थित एक पुराने कुएं की मुंडेर पर जाकर बैठ गया। राजा थोड़ी दूरी पर खड़े होकर यह दृश्य बड़े आश्चर्य के साथ देख रहे थे और सोच रहे थे कि यह युवती, जो रीछ का रूप बदल चुकी है, अब क्या करने वाली है। कुछ समय बाद राजा के 2 सिपाही जो रात्रि गश्त पर थे वहां से गुजरे। संयोगवश वे दोनों सगे भाई थे। छोटे भाई की दृष्टि जब कुएं की मुंडेर पर बैठी उस अद्भुत रूपवती पर पड़ी तो उसने बड़े भाई से कहा, भैया देखो, कितनी अनुपम सुंदरी यहां बैठी है। मेरा मन करता है कि मैं इससे विवाह कर लूं। बड़ा भाई बोला, छोटे बड़े भाई के रहते हुए तुम विवाह कैसे कर सकते हो? बड़ा होने के नाते यह अधिकार मेरा है, मैं ही इससे विवाह करूंगा। छोटे भाई ने तुरंत प्रतिवाद किया, लेकिन इसे मैंने पहले देखा है, इसलिए इस पर अधिकार भी मेरा ही होगा। दोनों भाइयों के बीच वाद विवाद बढ़ने लगा। अंततः बड़े भाई ने सुझाव दिया, हम व्यर्थ लड़ाई क्यों करें, क्यों न इस युवती से ही पूछ लें कि वह हम दोनों में से किसे अपना पति चुनना चाहेगी। वे दोनों भाई उस युवती के पास पहुंचे। बड़े भाई ने उससे प्रश्न किया, हे सुंदरी, तुम कौन हो और यहां इस निर्जन स्थान पर क्या कर रही हो? युवती ने उत्तर दिया, मैं पास के गांव की निवासी हूं और अपने भावी पति की तलाश में निकली हूं। यह सुनकर छोटे भाई ने कहा, यदि तुम्हारा पति नहीं है तो हम दोनों तुम्हारी सहायता कर सकते हैं। युवती मुस्कुराते हुए बोली, मैं अभी अविवाहित हूं और एक योग्य वर की खोज में हूं। यदि तुम दोनों में से कोई मेरी शर्त पूरी कर सके तो मैं उसी से विवाह करूंगी। दोनों भाइयों ने एक साथ पूछा, क्या है तुम्हारी शर्त? युवती ने गंभीरता से कहा, तुम दोनों में से जो अपनी बहादुरी और श्रेष्ठता साबित करेगा
मैं उसी से विवाह करूंगी। युवती की बात सुनते ही दोनों भाइयों के भीतर एक दूसरे से श्रेष्ठ सिद्ध करने की होड़ मच गई। उन्होंने अपनी तलवारें खींच ली और एक दूसरे से लड़ने लगे। युद्ध करते करते वे इतने आक्रामक हो गए कि अंततः दोनों ने एक दूसरे पर प्रहार कर दिया, जिससे उनके प्राण पखेरु उड़ गए। युवती ने यह दृश्य देखकर जोर से अट्टहास किया और धीरे धीरे जंगल की ओर चल पड़ी। राजा विक्रमादित्य, जो यह सब देख रहे थे, सोचने लगे, यह छलावा जो रीछ से युवती बनी अब किस ओर बढ़ रही है। राजा ने थोड़ी दूरी रखते हुए उसका पीछा करना शुरू कर दिया। इस विचित्र घटना ने राजा को इतना अचंभित कर दिया था कि वे अपनी सुध बुद्ध खो बैठे। इस बीच सूर्यदेव का प्रकाश पूर्ण रूप से फैल चुका था, लेकिन राजा विक्रमादित्य का मन अभी भी उस रहस्यमयी घटना में उलझा हुआ था। राजा विक्रमादित्य अपनी भूख प्यास और राजकाज सब कुछ भूल चुके थे। उनका ध्यान केवल उस रहस्यमयी स्त्री की गुत्थी सुलझाने में लगा हुआ था। वह सावधानी पूर्वक पर्याप्त दूरी बनाकर उस स्त्री का पीछा कर रहे थे। लगभग 200 कदम आगे बढ़ने के बाद राजा ने जो दृश्य देखा वह उनकी कल्पना से परे था। उनकी आंखों के सामने वह सुंदर स्त्री अचानक अपना रूप बदलकर एक भयावह विषैले नाग में परिवर्तित हो गई। वह नाग अत्यंत तीव्र गति से रेंगते हुए आगे बढ़ा। थोड़ी दूर जाने पर एक नदी प्रवाहित हो रही थी। वह नाग नदी किनारे जाकर क्षण भर के लिए रुका, फिर राजा की आंखों के सामने ही नदी में कूद पड़ा। नदी के मध्य में एक नाव थी जिसमें लगभग 25 लोग सवार थे। वह जहरीला नाग सीधा उस नाव की ओर बढ़ने लगा। राजा विक्रमादित्य किनारे पर खड़े यह सब देख रहे थे। जैसे ही नाग ने नाव में छलांग लगाई, वहां अफरा तफरी मच गई। जान बचाने के लिए लोग बेतहाशा नदी में कूदने लगे। जो लोग तैरना जानते थे वे किसी तरह किनारे तक पहुंच गए, लेकिन जो तैरने में असमर्थ थे वे गहरे जल में डूब गए। कुछ समय बाद वह नाग नदी से बाहर निकला और किनारे किनारे तेजी से आगे बढ़ने लगा। राजा विक्रमादित्य ने बिना समय गंवाए उसका पीछा जारी रखा। कुछ दूरी तय करने के बाद राजा को पुनः चकित होना पड़ा। वह नाग एक बार फिर अपना स्वरूप बदल चुका था। अब वह एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण किए हुए था। राजा ने सोचा, यह रहस्यमय प्राणी अब एक ब्राह्मण का वेश बनाए हुए है। यही उचित समय है इसके बारे में जानकारी प्राप्त करने का। ये विचार आते ही राजा विक्रमादित्य तेजी से उसके पास पहुंचे और हाथ जोड़कर प्रणाम किया। वृद्ध ब्राह्मण ने भी विनम्रता से हाथ जोड़कर उनका अभिवादन किया। राजा ने सीधे पूछा, आप कौन है? ब्राह्मण ने उत्तर दिया, तुम्हें दिखाई नहीं देता? मैं एक ब्राह्मण हूं। राजा ने कहा, आप झूठ बोल रहे हैं, आप ब्राह्मण नहीं हैं। वृद्ध ब्राह्मण ने गंभीर स्वर में प्रतिप्रश्न किया, तो फिर तुम ही बता दो कि मैं कौन हूं? राजा ने दृढ़ता से कहा, तुम वह नहीं हो जो तुम दिखाई देते हो। ब्राह्मण ने ठंडी हंसी के साथ कहा, मैं जो भी हो उससे तुम्हें कोई सरोकार नहीं होना चाहिए। तुम अपने काम से काम रखो और अपना मार्ग नापो। राजा बोले, सत्य को जाने बिना मैं तुम्हारा पीछा छोड़ने वाला नहीं हूं। तुम्हें सच बताना ही पड़ेगा। उस पर वह वृद्ध बोला, मैंने तुम्हें पहले ही कहा कि मैं एक ब्राह्मण हूं। राजा ने दृढ़ता से कहा, तुम मुझसे असत्य नहीं बोल सकते। मैं तुम्हारा पीछा तब से कर रहा हूं जब तुम नीचे बने हुए थे। मैंने देखा कि तुमने उस नौजवान लकड़हारे को मारा, फिर एक सुंदर स्त्री का रूप धर लिया और 2 सिपाही भाइयों को एक दूसरे के हाथों मरवा दिया। उसके बाद तुमने एक विषैले नाग का रूप लिया और नदी में छलांग लगाई। नाव में प्रवेश करने के बाद तुम्हारी दहशत से यात्रियों में भगदड़ मच गई। नाव पलट गई और आधे यात्री नदी में डूबकर मर गए। अब तुमने एक बूढ़े ब्राह्मण का वेश धारण कर लिया है, इसलिए सच सच बता दो कि तुम हो कौन? राजा के शब्दों पर वह बूढ़ा ब्राह्मण मुस्कुराया और बोला, यदि मैं ना बताऊं तो? राजा ने तलवार खींचते हुए कहा, तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। ये राजा विक्रमादित्य की नगरी है और मैं उसका वफादार सेवक हूं। इस धर्मनिष्ठ राजा की राजधानी में इतने लोगों की जान लेने के बाद तुम बचकर नहीं जा सकते। मरने से पहले सत्य उजागर कर दो कि तुम कौन हो। राजा विक्रमादित्य की धमकी सुनकर वह वृद्ध ब्राह्मण जोर जोर से हंस पड़ा और बोला, मैं जानता हूं कि यह महान राजा विक्रमादित्य की राजधानी है।
और यह भी जानता हूँ कि तुम स्वयं सम्राट विक्रमादित्य हो। फिर भी यह जान लो कि तुम मुझे मार नहीं सकते, बल्कि एक दिन ऐसा आएगा जब मैं तुम्हें मरने पर विवश कर दूंगा। उसकी बात सुनकर राजा विचारमग्न हो गए। उन्होंने सोचा, जो मुझे इस रूप में पहचान चुका है वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो सकता। राजा ने थोड़ा नम्र होकर कहा, अब जब आपने मुझे पहचान ही लिया है तो कृपया यह बताएं कि आप वास्तव में कौन हैं। वृद्ध ब्राह्मण ने कहा, संसार में 4 प्रकार की हट प्रसिद्ध है, राजहट, बालहट, त्रियाहट और योगहट। तुम इस समय राजहट पर अड़े हुए हो। बिना मेरी सच्चाई जाने तुम्हारा हट समाप्त नहीं होगा, इसलिए मुझे तुम्हें बताना ही पड़ेगा कि मैं कौन हूं और तुम्हारी राजधानी में क्यों आया हो। इसके बाद वृद्ध ब्राह्मण ने गहरी आवाज में कहना आरंभ किया, हे राजन, मैं तुम्हें अपने बारे में बताता हूं। जो भी कहूंगा उसे ध्यानपूर्वक सुनना। मेरा नाम काल है। तुम जानते हो कि इस संसार में जो भी जीव जन्म लेते हैं उनकी मृत्यु निश्चित है। इसी कारण इस भूमि को मृत्यु लोक कहा जाता है। जब कोई जीव माता के गर्भ में प्रवेश करता है और पूर्ण आकार लेता है, तब आत्मा उसमें समाहित होकर उसे सजीव बनाती है। उसी क्षण उसकी मृत्यु का समय, स्थान और परिस्थिति तय कर दी जाती है। मृत्यु किस प्रकार आएगी यह भी पहले से निश्चित होता है। हे राजन, क्या तुम यह भी अवगत हो कि इस संसार में हर जीव के जन्म और मृत्यु का समूचा लेखा जोखा चित्रगुप्त के पास सुरक्षित रहता है। जब किसी प्राणी की मृत्यु का समय समीप आता है तो चित्रगुप्त धर्मराज को इस विषय में सूचित करते हैं। क्योंकि समस्त प्राणियों की मृत्यु का कार्यभार भगवान शिव के अधीन है, इसलिए धर्मराज उनकी अनुमति के लिए प्रार्थना करते हैं। जब भगवान शिव अपनी स्वीकृति प्रदान करते हैं, तब धर्मराज मुझे अर्थात काल को आदेश देते हैं। मैं तब मृत्यु लोक पर आता हूं। मुझे यह भली भांति ज्ञात होता है कि किस जीव की मृत्यु किस समय, किस स्थान पर और किन परिस्थितियों में होनी है। मैं उस समय और स्थान पर उपस्थित होता हूं और उस जीव को उसकी पूर्व निर्धारित मृत्यु तक पहुंचाता हूं। यह प्रक्रिया उस प्राणी की नियति के अनुसार होती है। मैं केवल वह परिस्थितियां उत्पन्न करता हूं जो उसकी मृत्यु के लिए आवश्यक होती है। राजा विक्रमादित्य ने कहा, यह तो झूठ है। मैंने अपनी आंखों से देखा कि उस लकड़हारे की मृत्यु के पीछे तुम ही जिम्मेदार थे। इस पर वह वृद्ध ब्राह्मण बोला, राजन, तुम्हारी बात सत्य प्रतीत हो सकती है, किंतु गहराई से समझो। लोग यही मानते हैं कि लकड़हारे की मृत्यु वृक्ष से गिरने और टहनी टूटने के कारण हुई, लेकिन वह तो उसकी नियति थी। मुझे धर्मराज का आदेश था और मुझे केवल उन परिस्थितियों को साकार करना था। यदि तुम सोचो कि असली रीछ ऐसा कार्य कर सकता है तो यह भ्रम है। असली रीछ कभी वृक्ष पर चढ़ने में सक्षम नहीं होता, परंतु मैं काल हूं और मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं। जहां तक उन सिपाही भाइयों की बात है, ब्राह्मण ने आगे कहा, उनकी मृत्यु भी एक दूसरे के हाथों लिखी हुई थी। मुझे उनके लिए एक सुंदर स्त्री का रूप धारण करना पड़ा, और जो यात्री नदी में डूबकर मरे उनकी मृत्यु जल में लिखी गई थी। इसके लिए मुझे जहरीले नाग का रूप लेना पड़ा। हे राजन, अब तुम्हें यह समझ आ गया होगा कि मैं कौन हूं और तुम्हारी नगरी में क्यों आया था। साथ ही यह भी समझ गए होंगे कि समय, स्थान और परिस्थितियां संसार के जीवों के जीवन और मृत्यु में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। राजा विक्रमादित्य ने यह सब सुनकर गहन विचार किया। बूढ़े ब्राह्मण के रूप में प्रकट हुए काल की बातों को राजा विक्रमादित्य ने अत्यंत ध्यानपूर्वक सुना और गहरी विचारधारा में लीन हो गए। कालदेव ने कहा, हे राजन, अब मुझे प्रस्थान करना होगा। इस पर राजा विक्रमादित्य ने कहा, हे कालदेव, आपने मुझे अमूल्य ज्ञान प्रदान किया है, जिसके लिए मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। लेकिन कृपया जाते जाते मेरे एक अंतिम प्रश्न का उत्तर देकर मेरी जिज्ञासा शांत करें। कालदेव ने तत्क्षण उत्तर दिया, पूछो राजन, परंतु शीघ्र पूछो, मेरे पास अधिक समय नहीं है। राजा विक्रमादित्य ने निवेदन किया, हे कालदेव, कृपा करके मुझे यह बताइए कि मेरी मृत्यु किस स्थान पर और किस प्रकार से होगी। कालदेव मुस्कुराते हुए बोले, हे राजन, मैं तुम्हें यह बता सकता हूं कि तुम्हारी मृत्यु किस स्थान और परिस्थिति में होगी, परंतु यह नहीं बता सकता कि यह घटना कब घटित होगी।
राजा ने जिज्ञासावश पूछा, कालदेव, मृत्यु का समय बताने में आपको क्या आपत्ति है? इस पर कालदेव गंभीर स्वर में बोले, हे राजन, यदि मैंने तुम्हें मृत्यु का समय अभी बता दिया तो तुम तत्काल ही चिंता के दलदल में फंस जाओगे। और तुम यह तो जानते ही हो कि चिंता किसी चिता से कम नहीं होती। अभी तुम्हें अपने शासनकाल में अनेक कल्याणकारी कार्य करने हैं, जिनसे प्रजा का जीवन समृद्ध हो सके। राजा विक्रमादित्य ने आग्रहपूर्वक कहा, ठीक है, समय न सही, परंतु यह तो बताइए कि मेरी मृत्यु कहाँ और कैसे होगी। कालदेव ने रहस्यमय स्वर में उत्तर दिया, हे राजन, तुम्हारी मृत्यु तुम्हारे ही महल की सीढ़ियों पर पैर फिसलने से होगी। इतना कहकर वह बूढ़ा ब्राह्मण रूपी काल तुरंत एक दिशा की ओर बढ़ा और कुछ ही पलों में दृष्टि से ओझल हो गया। उसी समय सूर्यदेव अस्त हो चुके थे और चारों ओर घना अंधकार छा गया था। राजा विक्रमादित्य, जो शारीरिक और मानसिक रूप से थक चुके थे, गहरे विचारों में डूबे अपने महल की ओर प्रस्थान करने लगे। उनके मन में कालदेव के वचनों की प्रतिध्वनि गूंज रही थी। समय बीता और जो कहा गया था वह सत्य सिद्ध हुआ। राजा विक्रमादित्य की मृत्यु महल की सीढ़ियों पर फिसलने से हुई। इस ऐतिहासिक घटना की पुष्टि इतिहासकारों ने भी की है। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और ऐसी ही मजेदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।